नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कवेल एकेडमी पर। देखिए, ये बीईओ के लिए घटना चक्र की टू सीरीज आई है जिसमें 10 अभ्यास प्रश्न या 10 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। वैसे तो हमें इस डिस्कशन को लाइव करना था, लेकिन चूंकि इंटरनेट की स्पीड सही नहीं आ रही, इस वजह से आज का डिस्कशन हम ऑफलाइन मोड में ही कर रहे हैं। इसी वजह से आपको डिस्कशन मिलने में, वीडियो मिलने में या लेक्चर मिलने में देरी भी हो गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले कुछ बातें हैं वो जान लीजिए। कुछ रूल्स हैं। रूल्स ये हैं कि पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, पहला रूल। दूसरा रूल ये है कि देखिए, हंसने वाली बात नहीं, सीरियसली बात है, आपके लिए मेहनत की जाती है तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, इसमें कोई पैसा तो लगता नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और दूसरी चीज़ ये है कि टाइम चूँकि कम है तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के चक्कर में नहीं पड़ने वाले। हमको करना क्या है, जल्दी से जल्दी पूरे अभ्यास प्रश्न को, जो 10 के 10 सेट हैं, उसे कंप्लीट करना है। और आपके पास भी समय काफ़ी कम है, तो आप भी जो है जल्दी से जल्दी कवर करने का प्रयास करिए और चीज़ों को अच्छे से समझते हुए चलिए। दूसरी चीज़, करंट अफेयर्स के लिए भी अगर आपको लेक्चर चाहिए तो आप जो है लाइक करके बता सकते हो। भाई लाइक ज़्यादा कर दोगे तो मैं ज़रूर से ज़रूर आपके लिए करंट का भी पूरा वीडियो दे दूँगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे, ध्यान दीजिएगा कि समय कम है, इस वजह से सीधा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं किया जाएगा। कोशिश किया जाएगा जितना कम से कम और जितने जल्दी से जल्दी टाइम में, जितना कम से कम समय में और जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके लिए कवर कर दिए जाएँ। चलिए, और बाकी अन्य जो मित्र हैं, जो अन्य सब्सक्राइबर हैं हमारे यूपी पीसीएस और आईएएस के लिए, वो निश्चिंत रहें, आपके लिए वीडियो लगातार तैयार हो रही है, वह कल से ही अपलोड होना शुरू हो जाएगी। चलिए, पहला प्रश्न है कि विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम बताना है। इसमें ऑप्शन है ए मृतिका गाद बालू, बी मृतिका बालू गाद, सी बालू गाद मृतिका, या डी गाद बालू मृतिका। क्रम लगाइए अब। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, मृतिका को बोलते हैं क्ले, ठीक, क्ले बोलते हैं मृतिका को। इसके बाद आता है गाद, गाद को बोलते हैं स्लिट। ठीक, कभी कभी प्रश्नों में ऐसे आ जाता है क्ले, सीट और सैंड के लिए, सैंड के रूप में। ठीक, क्ले, सीट और सैंड, यह जो है पानी धारण की क्षमता इसकी सबसे कम होती है, जल धारण की क्षमता। उसके बाद इसका क्रम होता है, फिर सबसे कम होता है बालू का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, हारमुज की जल संधि पाई जाती है। ऑप्शन है ए काला सागर तथा मृत सागर के बीच, बी फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच, सी अरब सागर एवं लाल सागर के बीच, या डी लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। हारमुज की जो जल संधि है यह कहाँ पाई जाती है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में। आपके पास अगर मैप हो तो आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर जहाँ पर पाकिस्तान और ईरान को आप देख रहे होंगे, ठीक है, पाकिस्तान से थोड़ा दूर जा करके ईरान को आप जो देख रहे होंगे, और यहाँ पर देख रहे होंगे अफ्रीका वाले मैप में, आप अफ्रीका नहीं अरब वाले मैप में आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ से जो जल संधि जा रही है ना, यहीं पर आपको यहाँ पर मिल जाएगी वो हारमुज की जल संधि। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ए, अब युग्मों वाले प्रश्नों को आप स्वयं पढ़ते हैं, मैं पढ़ूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपको वीडियो को पॉज करना है और फटाक से इसे पढ़ना है, समय मत लगाइए। पूछ रहा है कौन सा युग्म सुमेलित है। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, लेबनान की राजधानी बैरूत है। ठीक, बाकी साइप्रस की राजधानी है, मैं लिख देता हूँ, निकोसिया। साइप्रस की राजधानी है निकोसिया, लेबनान की बैरूत सही है, तुर्की की है अंकारा। ठीक, तुर्की की राजधानी अंकारा है, और यूक्रेन की राजधानी कीव है। ठीक है, यूक्रेन की राजधानी कीव है, तुर्की की राजधानी अंकारा है, साइप्रस की राजधानी निकोसिया है, और लेबनान का सही दिया हुआ है, लेबनान की राजधानी बैरूत है। आगे देखिए, और अगर कुछ राजधानी के बारे में जानते हो तो बता दूं आपको। देखिए, इराक की राजधानी है बगदाद, इराक की राजधानी बगदाद है, और साथ ही साथ तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद, अशगाबाद। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है लगभग। ए 2.5 करोड़ वर्ष, बी 10 करोड़ वर्ष, सी 25 करोड़ वर्ष, या डी 50 करोड़ वर्ष। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। ठीक है, वैसे तो एग्जैक्टली है। देखिए, गैलेक्टिक के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर 230 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत से, ठीक है, 230 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत से जो है सूर्य को लगभग 22.5 से लेकर के कितना, 22.5 से लेकर के 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। इतना मत एग्जैक्ट मत जाइए। देखिए, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग 22.5 से लेकर के 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। ठीक, 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। ठीक है, समझ गए।
नेक्स्ट बताइए। यहाँ पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन है ए गोदावरी कृष्णा बेसिन जलमार्ग, बी महानदी ब्राह्मणी नदी जलमार्ग, सी ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग, या डी गंगा भगीरथ हुगली नदी जलमार्ग। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गंगा भगीरथ और हुगली नदी जलमार्ग जो है यह राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर गंगा भगीरथ और हुगली का जो जलमार्ग है, यानी वाटरवे जो रास्ता बना हुआ है उसी को बोलते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। नेक्स्ट बताइए, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन है ए नई दिल्ली में, बी वाराणसी में, सी कानपुर में, या डी लखनऊ में। चलिए, सही आंसर है इसका दलहन संस्थान जो है यह कानपुर में, ठीक है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। आगे बताइए कि भारत में कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं। ऑप्शन है ए बिहार और पश्चिम बंगाल, बी मध्य प्रदेश और उड़ीसा, सी बिहार और उड़ीसा, या डी मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश और उड़ीसा लौह अयस्क में सबसे ज़्यादा संपन्न है, ठीक। भारत में किसके मामले में, लौह अयस्क के मामले में कौन कौन, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको सुमेलित करवाना है और बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न को आप स्वयं पढ़ते हैं, जल्दी बताइए। ठीक है, अब तक आपने देख लिया होगा अपना आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक। यह वाला सही सुमेलित नहीं है। बाकी सीबीआई की स्थापना जो है यह हुई थी 1963 में, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में हुई, प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1956 में हुई। और बात करें इसकी भ्रष्टाचार निरोधक कानून, तो भ्रष्टाचार निरोधक कानून कब आया था, यह आया था 1988 में। फिर से एक बार देख लीजिए, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, प्रवर्तन निदेशालय 1956 और भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में आया था, ठीक है। आगे देखिए, जिला न्यायाधीश ईडी होता है प्रवर्तन निदेशालय, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है। ऑप्शन है ए अनुच्छेद 230, ऑप्शन बी अनुच्छेद 231, ऑप्शन सी अनुच्छेद 232, ऑप्शन डी अनुच्छेद 233। चलिए, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश की बात की गई और संविधान का यह है भाग नंबर 6, ठीक। संविधान के भाग 6 में, भाग 6 के अध्याय 6 में, ठीक, भाग 6 के चैप्टर नंबर 6 में अनुच्छेद नंबर 233 आर्टिकल 233 में बात की गई है जिला न्यायाधीश को लेकर के। नेक्स्ट बताइए कि हाल ही में मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के पक्षकारों का 14वां सम्मेलन यानी कि COP 14 कहाँ संपन्न हुआ था, बताइए। ऑप्शन ए है हैदराबाद, बी ग्रेटर नोएडा, सी मुंबई, डी बेंगलुरु। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ग्रेटर नोएडा। कब हुआ था, तो 2 से 13 सितंबर। देखिए, भारत में हुआ था तो इसके बारे में थोड़ा सा जानिए। 2 से 13 सितंबर को लेकर के हुआ था COP 14 का सम्मेलन, ठीक है। किस बारे में लेकर के, मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था, तो ग्रेटर नोएडा में हुआ था। और जगह क्या है, इंडिया मार्ट एक्सपो, इंडिया मार्ट EXPO लिख दूँ, एक्सपो, ठीक, इंडिया मार्ट एक्सपो में हुआ था, ठीक है। ग्रेटर नोएडा में है यह। और कब से कब तक हुआ था, तो 2 से 13 सितंबर के बीच हुआ था। नेक्स्ट बताइए, यह जो है न्यूमेरिकल वाला प्रश्न है। बताइए, आमों से भरी एक छोटी पेटी का वजन 150 किलोग्राम है, जबकि उसके भीतर 8 छोटी पेटियां हैं जिनमें प्रत्येक में बराबर बराबर वजन के आम रखे हुए हैं। अगर खाली बड़ी पेटी का वजन 6 किलोग्राम है और प्रत्येक खाली पेटी का वजन 2 किलोग्राम है, तो प्रत्येक छोटी पेटी में रखे आमों का वजन कितना है। ऑप्शन है आपके पास, ए 15 किलोग्राम, बी 16 किलोग्राम, सी 10 किलोग्राम, या डी 12 किलोग्राम। टाइम देख लो। चलिए, 8 मिनट में 11वें प्रश्न पे आए हैं, थोड़ा और तेज चलते हैं, है कि नहीं। चलिए, तो ऐसे प्रश्नों को जो न्यूमेरिकल वाले आ रहे हैं, इसको आपको 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके फिर सॉल्व करना है। ऐसा ना हो कि मैं जल्दी जल्दी बताने लगूँ। और हाँ, कोशिश करिए कि आपको वीडियो पॉज करने की संभावना बहुत ही कम से कम समय के लिए हो। चलिए, सही आंसर तो पहले इसका बता दूँ। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 16 किलोग्राम है। अब कैसे है तो यह भी बता देना पड़ेगा ना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16 किलोग्राम। सबसे पहले देखिए, खाली बड़ी पेटी का वजन 6 किलोग्राम, खाली पेटी 6 किलोग्राम की है, इसके अंदर रखी है 8 पेटियाँ, ठीक। 6 किलोग्राम प्लस 8 पेटियाँ कितनी रखी हैं, कितने किलोग्राम की छोटी वाली पेटी, 2 किलोग्राम की, तो 2 गुणे 8, इतना तो कुल वजन खाली खाली पेटियों का है। तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 6, 16 और 6 बताइए 22, ठीक। 22 किलोग्राम तो खाली खाली पेटियों का है। अब आमों का कुल वजन कितना है, 150 किलोग्राम यहाँ दिया हुआ। पूरी पेटी का वजन 150 किलोग्राम है।
आमों के साथ भरी हुई पूरी पेटी का वजन 150 किलोग्राम है, जिसमें बड़ी पेटी का भार भी इंटू ऐड होगा और छोटी पेटियों का भी भार ऐड होगा। तो कितना हो जाएगा, 22 आया था हमारा। तो 150 में से पहले तो 22 घटा दीजिए, ठीक। 150 में से 22 घटाते ही आपको मिलेगा 128, ठीक। 10 में से 8, 10 में से 2 गया 8 बचा, 5 4 में से 2 गया 2 बचा, 1 1, ठीक। 128। अब 128 किलोग्राम ये आ गया आपका कुल आमों का भार, ठीक। तो अब 8 पेटियां हैं इसके अंदर, 8 से डिवाइड कर दीजिए। प्रत्येक छोटी पेटी कितने किलोग्राम की निकली थी आपकी, बताइए। कितनी पेटियां रखी हुई थी प्रत्येक पेटी में, 8 रखी हुई थी ना, तो 8 से डिवाइड कर दीजिए। 8 से डिवाइड करते ही आपको 16 मिल जाएगा। आपको यही बताना था, प्रत्येक छोटी पेटी में रखे आमों का वजन कितना है, 16 किलोग्राम, ठीक। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पूछ रहा है कि एक आदमी 2 दिन कार्य करने के पश्चात 1 दिन विश्राम करता है, पुनः 2 दिन कार्य करने के बाद 1 दिन विश्राम करता है, बड़ा आलसी था, तथा यह क्रम चलता रहता है। प्रतिदिन कार्य करने पर उसे 100 रुपये मिलते हैं और सोमवार से लेकर शनिवार तक वह कितना कमा लेगा, यह हमको बताना है। ऑप्शन है 200 रुपये, बी 300 रुपये, सी 400 रुपये या डी 500 रुपये। चलिए, अब तक आपने वीडियो पॉज करके अपना आंसर निकाल लिया होगा। देखिए कुल कितना, सोमवार से लेकर के शनिवार तक कुल कितना, सोमवार से लेकर शनिवार तक कितना दिन होता है, मंडे टू सैटरडे कितना दिन होगा, 6 दिन होगा, ठीक। तो 6 दिन में वह कितने दिन काम करेगा, 2 दिन काम किया प्लस 1 दिन विश्राम किया, फिर प्लस 2 दिन काम किया, कितना हुआ, 2 2 4 2 2 2 4 और 1 5 दिन हुआ ना, फिर 2 दिन काम करेगा। तो कुल कितना दिन काम कर रहा है, काम करेगा ये 6 में से आप 2 घटाइए, कुल 6 दिन है। 6 दिन में 2 ही दिन तो विश्राम करने के लिए पाया, 1 ही दिन विश्राम कर रहा था ना, तो 2 दिन विश्राम करने का आप इसे माइनस कर दीजिए, बचेगा कितना, 4 बचेगा, ठीक। अब 4 दिन का उसको कितना रुपया मिलेगा, 1 दिन का 100 रुपया मिल रहा है, बस सिंपल है। बताइए 4 दिन का 400 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देखिए कि यदि 5 संख्याओं का माध्य 8 है और अंतिम 3 संख्याओं का माध्य 6 है, तो पहली 2 संख्याओं का माध्य बताना है आपको। ऑप्शन है 11, बी 10, सी 9 या डी 7। चलिए, अब तक आपने वीडियो पॉज करके अपना आंसर कैलकुलेट कर लिया होगा। देखिए 8 संख्याओं का माध्य पूछ रहा है यहाँ पर, 5 संख्याओं का माध्य कितना है, 8 है, यानी कि पाँचों संख्याओं का कुल योग कितना होगा, तो 8 गुणे 5 कर देंगे हम, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और अंतिम 3 संख्याओं का माध्य 6 बता रहा है, तो अंतिम 3 संख्याओं का कुल योग 6 गुणे 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब क्या करना है, पहली 2 संख्याओं का कुल योग निकालना है। ये दोनों संख्याओं का, शुरू की 3 संख्याओं का, ये अंतिम 3 संख्याओं का योग 40 है, और बताइए मतलब कुल 5 संख्याओं का योग 40 है और अंतिम 3 संख्याओं का योग 6 है, ठीक। तो अब बताइए क्या करना होगा, अब 40 में से 18 घटा दीजिए, आपको बची हुई 2 संख्याओं का योग मिल जाएगा, ठीक। बची हुई 2 संख्याओं का योग, प्लस लिख दूं, बची हुई 2 संख्याओं का योग इतना होगा, कितना, 22, ठीक। तो अब 22 का माध्य निकाल दीजिए। अब तो माध्य निकाल सकते हैं, तो 22 का पहली 2 संख्याओं का माध्य कितना है, 22/2 कर दीजिए, तो आंसर आपका आ जाएगा 11। यानी कि सही आंसर क्या है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर, कौन सा प्रश्न था, मैं तो प्रश्न भी भूल गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक, 11। नेक्स्ट बताइए, 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि पहले के, एक मैथ वाले प्रश्न छोड़ते चलूँ, चलिए। 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि पहले के वर्ग तथा शेष दोनों के गुणनफल का योग जो है 154 है। सबसे बड़ा पूर्णांक इसमें पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ए 8, बी 9, सी 10 या डी 11। चलिए, अब तक आपने वीडियो पॉज करके अपना आंसर निकाल लिया होगा। देखिए आप बात, पहले प्रश्न को समझिए, मैं सिर्फ इक्वेशन बना करके छोड़ दूंगा, प्रश्न काफ़ी थोड़ा सा लेंदी जाएगा। ये देखिए, 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है। 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, पहली संख्या का वर्ग, ठीक, मान लिया x संख्या है, तो पहली संख्या का वर्ग तथा शेष दोनों के गुणनफल का योग, ठीक, प्लस शेष दोनों के गुणनफल का योग है, प्लस करेंगे तो दोनों का गुणनफल, मान लीजिए दूसरी संख्या क्रमागत है ना, तो x+1 x+2 चलेगा, तो x+1 प्लस फिर इंटू x+2, क्रमागत है x, x+1 x+2, एक के बाद एक नंबर आएगा इनका। अब आगे इनका योग कितना है, 154। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, इक्वेशन निकाल लीजिए, आपको सही आंसर मिल जाएगा। सही आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, सही आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कहाँ गया, 8, ठीक। अरे यार ये वाले में आएगा ना 10, ठीक, सही आंसर आएगा इसका 10। नेक्स्ट देखिए, किसी संख्या को 296 से भाग देने पर शेष 75 बचता है, यदि उस संख्या को 37 से भाग दे तो कितना शेष बचेगा। ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 8 और डी 11। चलिए वीडियो पास करके अब तक आपने आंसर निकाल लिया। देखिए मान लीजिए, पेन ले लूँ, पेन, मान लीजिए भागफल हमारा 1 है, तो अब संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, बताइए। संख्या के बराबर क्या होता है, जिससे भाग देना हो, यानी 296, जो भागफल हो उसके गुणे में, यानी कि के हमने मान लिया है भागफल, प्लस शेषफल। अब
इसी को आप 37 में डिवाइड कर दीजिए। 37 से अब भाग देना है ना, तो अब 296 को 37 से यहीं पर ऐसे 296 को 37 से भाग दीजिए, क्या आ जाएगा? आ जाएगा शेषफल क्या बचेगा? 8 बचेगा। ठीक है, भागफल 8 बचेगा। तो 237 भागफल गुणे 8 कर देंगे, 37 गुणे 8 कर दें, चलेगा ना? 37 गुणे 8 के कर दे रहे हैं, बाकी प्लस इसको 75 को डिवाइड कर दीजिए 37 से, तो क्या बचेगा? 37 गुणे, बोलिए 37 गुणे 2 प्लस 1 बचेगा, है कि नहीं? 37 गुणे 2, एक सेकंड इधर लिख दे रहा हूँ, कट जा रहा है। देखिए 296 प्लस हमारा भागफल प्लस शेषफल, और ये बराबर था संख्या। ठीक, संख्या नंबर लिख दूँ n। तो यहाँ देखिए इसको अब 296 को 37 से डिवाइड करिए, तो 37 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा? आपको आंसर बताऊँ? तो 296 को 37 से डिवाइड करेंगे तो भागफल आएगा 8। तो अब 8 गुणे 8 के कर देंगे, 37 गुणे 8 के प्लस 296 आ जाएगा ना, कोई डिफरेंस नहीं है। अब 75 को करिए 37 से, तो क्या आएगा? 37 गुणते 2 धन 1 ठीक है, 2 सत्ते 14 और 2 तिहाई 6, 2 और 1, 2 सत्ते 14 की 4 और 2 तिहाई 6 और 1 7, 74 और धन 1 75, बात एक ही है, बराबर हमारी संख्या ही है कि नहीं? अब इसको निकाल लीजिए, इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। ठीक, इक्वेशन को सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा? इक्वेशन को सॉल्व करने से आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1। ठीक, शेषफल 1 बचेगा। ठीक है, चलिए आगे बताइए। आर्थिक समीक्षा 2018-19 में वर्णित ब्लू स्काई थिंकिंग, नीले गगन के समान विस्तृत विचारधारा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बी न्यायिक सुधार, सी डाटा निर्देशित आर्थिक विकास, या डी रचनात्मक विचार युक्त आर्थिक नीति निर्माण। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, रचनात्मक विचार युक्त आर्थिक नीति निर्माण। ठीक है, देखिए आर्थिक सलाहकार कौन थे? सुब्रमण्यम कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम थे। ठीक, कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम, यह थे आर्थिक सलाहकार, जानते रहिए सुब्रमण्यम। आर्थिक समीक्षा 2018-19 में। ठीक, इसमें बात की गई थी ब्लू स्काई थिंकिंग के लिए, यानी कि नवीन सोच। ठीक, सिंपल सा समझिए, नवीन और खुली सोच से प्रेरित। ठीक, नवीन और खुली सोच से प्रेरित, बस जब आप इतना जान रहे हैं नवीन और खुली सोच से प्रेरित, तो आप यहाँ लगा सकते हैं रचनात्मक विचार युक्त आर्थिक नीति निर्माण। आगे देखिए, यहाँ पूछ रहा है कि निम्न, देखिए क्या है ना, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा आपको किया नहीं जा सकता, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के चक्कर में पड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, लेक्चर काफ़ी लंबे हो जाएंगे। नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा भारत में मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल मुद्रा है? ऑप्शन है ए M1, M2, सी M3 या डी M4। चलिए, सबसे कम तरल मुद्रा होती है M1 प्रकार की। ठीक, उसके बाद तरल होती है M2, उसके बाद आता है M3, उसके बाद आता है M4, इसी क्रम में यह है ही। ठीक है, तो सबसे अधिक तरल मुद्रा कौन सी है? सबसे अधिक तरल मुद्रा है M1 और सबसे कम तरल मुद्रा है M4। ठीक, M1 ज़्यादातर जो कैश की फॉर्म में आपके पैसा होता है ना, जो कैश होता है उसे ही M1 में गिना जाता है। ठीक है, मनी 1। अगला बताइए कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1935, बी 1948, सी 1949 या डी 1969। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 1949। ठीक, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, और स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई की स्थापना आरबीआई अधिनियम यानी कि आरबीआई एक्ट 1934 के माध्यम से हुआ था, और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। अगला बताइए कि शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ़ में बदल जाता है, फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि वे बर्फ़ में सांस ले सकते हैं, बी उनके अंदर काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन संचित रहती है, सी उनके शरीर की बनावट इस प्रकार की है कि वे ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं, या डी पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी सबसे अधिक, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ़ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक, पानी का घनत्व जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक हो जाता है, इसके बाद यह पानी नहीं जमता। हाँ, ऊपरी परत जो रहती है वह जम जाती है, लेकिन नीचे का पानी वह लिक्विड की फॉर्म में यानी कि पानी की ही फॉर्म में रहता है। इसी वजह से जो जलीय जंतु हैं वो मछलियाँ हमारी आपकी जीवित रहती हैं, पानी के अंदर भी जो बर्फ़ जमा रहता है तब भी। अगला बताइए, मछली के अलावा अन्य जीव जंतु भी। नेक्स्ट है कि अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर की क्षमताओं में शामिल है। ऑप्शन ए दागो और भूल जाओ प्रक्षेपास्त्र, बी टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र, सी हवा से हवा में मारक प्रक्षेपास्त्र, या डी उपर्युक्त सभी।
चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, यह सभी इसमें शामिल है। अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर में दागो और भूल जाओ मिसाइल भी लगा सकते हैं, टैंक रोधी मिसाइल भी लगा सकते हैं, साथ ही साथ हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को भी लगाया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा रॉकेट वगैरह भी इसमें लगाई जा सकती है इस हेलीकॉप्टर में। किस हेलीकॉप्टर में? अपाचे AH-64E। हम तो जितना आयुध लगाना चाहें लगाएं। अगला बताइए कि अक्टूबर 2019 में विश्व आर्थिक मंच ने भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। यह कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए बंगलुरु, बी नई दिल्ली, सी चेन्नई या डी अहमदाबाद। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कहाँ गया? नई दिल्ली। ठीक, देखिए विश्व आर्थिक मंच द्वारा, ठीक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोलते हैं इसको। तो वैसे चलिए ठीक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है अक्टूबर में, कितने अक्टूबर को यह भी जानते रहिए कि 3 से 4 अक्टूबर के बीच, 3 से 4 OCT अक्टूबर 2019 को भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया CII के सहयोग के द्वारा। ठीक, CII क्या है? भारतीय उद्योग परिसंघ, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। ठीक है, इस सम्मेलन में दक्षिण एशिया तथा आसियान देशों के बीच आपसी सहयोग पर विशेष ध्यान दिया गया था। इतना मत जानिए, बस सिंपल जानिए कि 3 से 4 अक्टूबर के बीच जो है इसका आयोजन किया गया था भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन का। विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और CII यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री या फिर भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा, कहाँ पर? नई दिल्ली में। ठीक है, आगे बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश 1 जनवरी 2020 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी कि OPEC से बाहर हो गया है? ऑप्शन ए है नाइजीरिया, बी कांगो, सी इक्वाडोर या डी कुवैत। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, इक्वाडोर जो है यह OPEC संगठन से बाहर हो गया है। कब से बाहर हो गया? 2020 में, 1 जनवरी 2020 से इसने जो है OPEC की सदस्यता छोड़ दी है। किसने? इक्वाडोर ने। 1 जनवरी 2020 से इक्वाडोर ने OPEC की सदस्यता छोड़ दी है। इक्वाडोर के हटने के बाद अब वर्तमान में OPEC के सदस्य कितने हैं? इक्वाडोर के हटने के बाद वर्तमान में OPEC के सदस्य हो गए हैं कुल 13। इसके पहले जो है 1 जनवरी 2019 को ही, 1 जनवरी 2019 की बात कर रहे हैं, 1 जनवरी 2019 को कतर ने भी OPEC की सदस्यता को छोड़ दिया था। ठीक है, कतर और इक्वाडोर OPEC के सदस्य नहीं है, आप जानते रहिए। ठीक है, यह पेट्रोलियम निर्यातकों का एक संगठन है OPEC, जिसका 1 जनवरी 2020 को सदस्य नहीं रहा इक्वाडोर, और 1 जनवरी 2019 से ही कतर ने भी इसकी सदस्यता छोड़ दी थी। अब कुल सदस्यों की संख्या इसके 13 है। ठीक, रसिया इसमें शामिल नहीं है OPEC में। आगे बताइए, बहुधा समाचारों में रहने वाले वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का मुख्यालय कहाँ है? FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, वित्तीय कार्यवाही कार्यबल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्यालय पूछ रहा है कहाँ पर है? ऑप्शन ए है जिनेवा, बी न्यूयॉर्क, सी वियना या डी पेरिस। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर, पेरिस कहाँ है? डी। ठीक, इसका मुख्यालय जो है FATF का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। यह एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर सरकारी संगठन है। ठीक, अंतर सरकारी संगठन है, या फिर यूं कहें कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या? FATF। ठीक है, जिसको कब स्थापित किया गया था? इसको स्थापित किया गया था 1989 में FATF की स्थापना हुई थी। ठीक है, और किस लिए स्थापना किया गया था इसका? तो जो आतंकियों को जो धन मिलता है ना, उस धन को किसी भी प्रकार से रोकने के लिए इस संगठन को आतंकवादियों को जो वित्त पोषण किया जाता है, उस वित्त पोषण पर रोक लगाने के लिए इस संगठन को स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस परीक्षा में इससे ज़्यादा इसके बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट बताइए कि वर्तमान स्थिति के अनुसार शनि के कितने चंद्रमाओं की खोज की जा चुकी है? ऑप्शन ए है 62, बी 72, सी 82 या डी 92। चलिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 82। ठीक, पहले देखिए, पहले शनि के कितने चंद्रमा का पता था हमें? पहले पता था हमें शनि के पास चंद्रमा की संख्या कम है। और बृहस्पति के पास कितने थे? बृहस्पति के पास 79 थे। तो हमने पता था कि बृहस्पति के चंद्रमा सबसे ज़्यादा है, लेकिन बाद में हमने जो है शनि के 20 चंद्रमाओं को और खोज निकाला। ठीक, और इनकी संख्या बढ़ करके हो गई। कब खोज निकाला था? 8 नवंबर को पता चला था। 8 नवंबर 2019 को शनि के 20 और चंद्रमा के बारे में पता चला। तो 20 और जोड़ लीजिए, पहले 62 पता था, अब 20 और जोड़ लीजिए, 62 20 82। तो अब सर्वाधिक चंद्रमा किसके पास है? सर्वाधिक चंद्रमा अब शनि ग्रह के पास है। ठीक है, सबसे ज़्यादा चांद शनि पर ही है। नेक्स्ट बताइए, मृगमरीचिका का कारण है? ऑप्शन ए प्रकाश का व्यतिकरण, बी प्रकाश का विवर्तन, सी प्रकाश का ध्रुवण या डी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए,
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही मृगमरीचिका का कारण होता है। मृगमरीचिका होता क्या है, इसको दृष्टि भ्रम भी बोलते हैं। जैसे आप राजस्थान में या रेतीली जगहों पर चलते हैं तो आपको लगता है कि अरे वाह, दूर में तो एक पेड़ भी है, पानी भी है, नदी भी है, कुआं भी है, ऐसे स्वप्न दृष्टा चलता रहता है, उसी को मृगमरीचिका बोलते हैं। यह प्रकाश के पूर्ण परावर्तन का ही एक कारण है। ठीक है, यूं ही नहीं दिखता आपको, प्रकाश के पूर्ण परावर्तन के कारण आपको ऐसा दिखता है। नेक्स्ट बताइए कि इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवों को क्यों चुना। पहला, दक्षिणी ध्रुव में क्रेटर है जिनमें प्रारंभिक सौर प्रणाली के जीवाश्म साक्ष्य हैं। बी, चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव की तुलना में यह किफ़ायती था। सी, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ठंड कम थी अतः यहाँ प्रयोगों का संचालन सुविधाजनक था। या डी, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी का न होना। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी ध्रुव में क्रेटर है, इनमें प्रारंभिक सौर प्रणाली के जीवाश्म के भी साक्ष्य हैं। इसी वजह से इसरो द्वारा जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को ही चुना गया था चंद्रयान 2 मिशन के लिए। ठीक है, चंद्रयान 2 मिशन के लिए दक्षिणी ध्रुव को क्यों चुना गया था, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव में क्रेटर है। ठीक है, क्रेटर क्या होता है, क्रेटर एक प्रकार का गर्त होता है, जैसे हमारे यहाँ आपका खाई जो बोलते हैं उसी को क्रेटर बोलते हैं। क्रेटर गर्त या वीवर होता है। इसे आप ज्योग्राफी वाला अगर आप सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ आपको जब बताया जाएगा भौतिक भूगोल के बारे में, और वहाँ हम बात करेंगे जब समुद्रों के बारे में बात करेंगे तब क्रेटर, वीवर, गर्त ये सब चीज़ें आएंगी। ठीक है, चलिए फिलहाल यहाँ रीजन यही है कि प्रारंभिक सौर प्रणाली के यहाँ जीवाश्म उपलब्ध होने के काफ़ी ज़्यादा साक्ष्य हैं। इस वजह से जो है इसरो का चंद्रयान दक्षिणी ध्रुव पर गया था। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए। नेक्स्ट बताइए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है। संवैधानिक विवाद की बात हो रही है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 131, ऑप्शन बी अनुच्छेद 132, ऑप्शन सी अनुच्छेद 134, 4 को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना है, ऑप्शन डी अनुच्छेद 134, 4 को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है, इसको आप एडजस्ट करिए। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर के अनुच्छेद 132 ए को पढ़ने से आपको संवैधानिक विवाद के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से जानकारियां मिल जाएंगी। ठीक है, या फिर इसके तहत आप वहां पर अपील कर सकते हैं। ठीक है, बात वैसे अन्य अनुच्छेदों की भी करनी चाहिए थी लेकिन समय कम है, इस वजह से अन्य अनुच्छेदों पर हम नहीं पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट बताइए कि प्रोटेम स्पीकर का क्या कर्तव्य होता है। ऑप्शन ए है स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना। हाँ, एक चीज़ बता दूं कि जो ऐसे अनुच्छेद चल रहा है ना, इन सब के बारे में अगर आपको जो थोड़ा और देखना हो, थोड़ा टाइम हो आपके पास, तो घटना चक्र वाला जो पॉलिटी का सीरीज चल रहा है उसे आप फॉलो कर लीजिए। उसमें हम ख़त्म कर देंगे 4 से 5 दिनों के अंदर अंदर पूरी पॉलिटी को। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, अभी उसमें आज चल रहा था टॉपिक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर ही हम पहुँचे हैं, ज़्यादा आपका नहीं छूटा है। नेक्स्ट बताइए कि प्रोटेम स्पीकर का क्या कर्तव्य है। ऑप्शन है स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना। बी, सदस्यों को शपथ दिलाना। सी, स्थानापन्न रूप में स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना न हो। या डी, केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों का चेक करना कि वह सही है। चलिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। इसके बाद इस पद को समाप्त कर दिया जाता है। प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है फिर, तो प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत का उपराष्ट्रपति ए भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है। दूसरा, के पास पद से संबंधित कोई औपचारिक कार्य दायित्व नहीं है। तीसरा है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। और चौथा है राष्ट्रपति के पदत्याग, अपदस्थीकरण तथा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। आपको नीचे दिए कूट से सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन है 1 तथा 2, बी 1, 2, 3, सी 1, 3, 4 अथवा डी सभी चारों। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सभी चारों। देखिए, भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो भारत का द्वितीय प्रतिष्ठित या फिर सबसे बड़ा अधिकारी है संवैधानिक। यहाँ देख लीजिए क्या है लिखा है, सब दिख जाए कि भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है राष्ट्रपति। सही बात है, बिल्कुल। उसके पास उसके पद से संबंधित कोई औपचारिक दायित्व भी नहीं, बिल्कुल सही बात है। वह राज्यसभा का भी पदेन सभापति होता है। और राष्ट्रपति की जब अनुपस्थिति होती तो उपराष्ट्रपति द्वारा उसके कार्यों का निर्वहन किया जाता है तथा राष्ट्रपति द्वारा अपने पद के त्याग, अपदस्थीकरण या राष्ट्रपति की मृत्यु जब हो जाती तब भी वह राष्ट्रपति के रूप में ही कार्य करता है। अगला बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व संविधान में बाद में जोड़ा गया। ऑप्शन ए है ग्राम पंचायतों का संगठन, बी गोवध निषेध, सी मुफ्त कानूनी सलाह या डी समान नागरिक संहिता।
चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। समान नागरिक संहिता को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, अब तक आपको सब याद हो जाना चाहिए। देखिए 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, ठीक है। तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया था मुफ्त कानूनी सलाह को। आर्टिकल है 39A, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि ए और बी कवि और विद्यार्थी हैं, बी और सी पहलवान तथा विद्यार्थी हैं, डी और सी विद्यार्थी और व्यापारी हैं, ए और ई समाज सेवी हैं, बी सी तथा ई पहलवान हैं, ए बी तथा डी कवि हैं। कौन कवि पहलवान और विद्यार्थी है आपको बताना है। कवि पहलवान और विद्यार्थी है, ए बी सी डी, बताइए। सिंपल ना, ऐसे जब प्रश्न आए तो एक पूरा बॉक्स बनाइए, ठीक है। ऑप्शन बता दिया गया है आपको, एक ऐसे पूरा बॉक्स बना लीजिए, ऐसे ऐसे, ठीक। वैसे इतना डिटेल में बताने के लिए मैं यहाँ पर इस चीज़ को नहीं चला रहा हूँ। यहाँ पर आपको ABCD लिख देना है पूरा, और उसके बाद यहाँ ऊपर आपको क्या लिखना है, कवि एक बॉक्स में, दूसरे बॉक्स में विद्यार्थी, तीसरे बॉक्स में पहलवान, चौथे बॉक्स में व्यापारी, पाँचवें बॉक्स में समाज सेवी। ठीक हो गया सब। कवि का के लिख दूँ, के, विद्यार्थी का वी, पहलवान का पी, और व्यापारी का बी, और साथ ही साथ समाज सेवी का एस। और इधर आपको ABCD लिख देना है और सब पर टिक करते हुए चलना है, आपको आंसर अपना हमेशा मिल जाया करेगा। तो जिसमें चारों पे टिक लग जाएगा वो वाला सही होगा, ठीक। कवि, पहलवान और विद्यार्थी जिसमें टिक लगा रहेगा वह आपका सही हो जाएगा। वैसे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक। बी जो है यह कवि भी है, पहलवान भी है और विद्यार्थी भी है। वह विद्यार्थी जीवन में रहते हुए पहलवानी के साथ साथ कविता का पाठ भी करता है, बी है कि नहीं। चलिए अगला बताइए कि विद्यार्थियों की एक पंक्ति में राम बाएं से 11वें स्थान पर तथा सीमा, राम बाएं से 11वें स्थान पर है। अब देखिए सीमा कहाँ है, सीमा दाएं से 7वें स्थान पर। यदि वे अपने स्थान परस्पर बदल लेते हैं तो राम बाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है। बताइए कुल कितने विद्यार्थी हैं। ऑप्शन ए है बी, ए 20, बी 22, सी 21 अथवा डी 25। देखिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 21। अब देखिए राम का कौन सा स्थान है, बाएं से, राम का बाएं से स्थान है 11वां, ठीक। आर लिख दे रहा हूँ, आर का बाएं से स्थान है 11वां, ठीक है। और एल लिख दूँ चलेगा, 11वें स्थान पर है। और सीमा का कौन सा है, सीमा का एस लिखता हूँ। सीमा का दाएं से स्थान है राइट से कौन सा, 7वां। अब स्थान बदल लेने पर राम का स्थान 15वां हो जाता है, यानी कि 15 + 7 कर लीजिए आप, 15 + 7 कर लीजिए। और चूंकि एक स्थान आपको सीमा के लिए खाली छोड़ना होगा तो -1 कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्या आएगा, 15 और 7 22 में से 1 जाएगा 21, ठीक है। आगे बताइए। नीचे दिए कथनों का सही अनुमान है। कथन है पहला, कुछ पक्षी हाथी होते हैं। दूसरा, कुछ हाथी सफ़ेद होते हैं। अनुमान है कि कुछ पक्षी सफ़ेद होते हैं और कुछ सफ़ेद पक्षी होते हैं। कूट दिया है। ए, केवल अनुमान ए निकलता है। बी, केवल अनुमान बी निकलता है। सी, दोनों अनुमान ए तथा बी दोनों निकलते हैं। डी, न तो अनुमान ए और न ही बी निकलता है। चलिए ऐसे प्रश्नों पे आपको जो है सिंपल एक 2-3 गोले बना लीजिए। एक बना लीजिए पक्षियों का, दूसरा बना लीजिए हाथी का, और तीसरा बना लीजिए सफ़ेद का, ठीक। पक्षी, हाथी और सफ़ेद की बात की जा रही, ठीक। कुछ पक्षी हैं वे हाथी हैं, तो कुछ पक्षी ये जो यहाँ वाले होंगे ये हाथी, ये ऐसे लिख दूँ तो, और यहाँ पी लिख दूँ चलेगा ना, और यहाँ वाइट लिख दूँ तो कुछ पक्षी ऐसे हैं जो हाथी हैं तो ये यहाँ पे आ जाएंगे। कुछ हाथी ऐसे हैं जो सफ़ेद हैं तो ये यहाँ आ जाएंगे, है कि नहीं। अब कुछ सफ़ेद पक्षी होते हैं, ऐसा अनुमान इससे निकाला जा रहा है। तो अब बताइए, अब तो आसान हो गया होगा। कुछ पक्षी सफ़ेद होते हैं ऐसा कहीं निकल रहा है, कहीं पे पी जो है कहीं से डब्लू से टच हो रहा है, तो नहीं टच हो रहा है ना, तो गलत है पहला अनुमान। तो दूसरा देखिए, कुछ सफ़ेद पक्षी हैं। अब देखिए सफ़ेद वाला क्या पक्षी उस छू रहा है, नहीं छू रहा है ना, तब यानी कि न तो अनुमान ए सही है न तो अनुमान बी निकल रहा है, ठीक। अगला बताइए। अगली संख्या क्या है ये पूछ रहे हैं। 6, 24, 60, 120 और 210 के बाद डैश दिया हुआ है। ऑप्शन है 336, बी 316, सी 280 या डी 360। समय, अरे समय तो बहुत ज़्यादा हो गया। चलिए 50 प्रश्न करते हैं।
क्या है ना, न्यूमेरिकल आपको अपने से करना चाहिए, तभी मैं करवा पाऊँगा पूरा। चलिए देखिए 6 को निकालिए, कैसे निकलेगा, 6 को निकाल लीजिए, 2 का क्यूब निकालिए, 2 का क्यूब कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 2 कर दीजिए, 6 आ जाएगा। अब देखिए 24 पे चलिए, तो 24 को निकालने के लिए 3 का क्यूब निकाल लीजिए, माइनस 3 कर दीजिए, ऐसे ही इसका 4 का क्यूब माइनस 4 कर लीजिए, ठीक। बाकी 5 का क्यूब माइनस 5 करते चलिए, अंत में क्या आ जाएगा, 2 3, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड भाई, हाँ देखिए 2 3 4 5 6, अब 7 का क्यूब माइनस 7 कर लीजिए, आ जाएगा आपका आंसर, सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 336, ठीक है। नेक्स्ट बताइए कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन जो है विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 16 या डी अनुच्छेद 17। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 14, ठीक। विधान सत्ता पर अनुच्छेद 14 जो है यह पूर्ण नियंत्रण लगाता है। अनुच्छेद 14 किसका अधिकार है, समानता का अधिकार है, ठीक है, विधियों के समक्ष समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14। नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी बलदेव सिंह, सी अली जौहर या डी बी आर अम्बेडकर। देखिए बी आर अम्बेडकर जी यह अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे, ठीक है। बाकी जवाहरलाल नेहरू यह अंतरिम सरकार में क्या बने थे, इनकी अध्यक्षता में ही अंतरिम सरकार का गठन हुआ था और इन्होंने ही नेतृत्व किया था अंतरिम सरकार का। इसके अलावा और कौन शामिल था, अली जौहर थे, बलदेव सिंह थे और अन्य कई लोग थे, जैसे पंडित वल्लभ भाई पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, आसफ अली, डॉक्टर जान मथाई, जगजीवन राम, गजनफर अली खान, लियाकत अली खान, अब्दुर रब निस्तर, इब्राहिम इस्माइल चुंद्रिगर, सी राजगोपालाचारी, एच सी भाभा आदि लोग जो है यह सभी अंतरिम सरकार में शामिल थे, ठीक है। चलिए यह सब चीज़ें आपने पढ़ी ही होंगी, बाकी वही पॉलिटी वाली सीरीज़ फॉलो करिए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पर ही, वो ये सारे लेक्चर तो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताइए कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन ए नचिकेत मोर समिति, बी शांता कुमारन समिति, डी सी एच आर खान समिति या डी नीरज कुमार गुप्ता समिति। चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नीरज कुमार गुप्ता समिति को गठित किया गया था भारत सरकार द्वारा कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है कि राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। ऑप्शन ए है 11वीं पंचवर्षीय योजना में, बी 10वीं पंचवर्षीय योजना में, सी 9वीं पंचवर्षीय योजना में या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक। राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन को जो है कब प्रारंभ किया गया था, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। कब से कब तक थी, 2000, इसे जो है 5 मई 2005 से चालू किया गया था, ठीक है। 5 मई 2005 से चालू किया गया था और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2005-06 से शुरू हुई थी, ठीक है। आगे आप जोड़ लीजिए 5 साल। आगे बताइए मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है ए लघु एवं वृहद दोनों उद्यमों की विद्यमानता, बी निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता, सी प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता ही मिश्रित अर्थव्यवस्था को कहा जाता है। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों समान रूप से कार्य करते हैं। आगे बताइए कि भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं। ऑप्शन ए है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, बी राज्य सरकारों द्वारा, सी व्यापारिक बैंकों द्वारा या डी सेबी द्वारा। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ट्रेजरी बिल को जो है सबसे पहले 1917 में ही जारी किया गया था ट्रेजरी बिल, और बाद में ये सभी नीलामी द्वारा आरबीआई के माध्यम से बेचे जाते हैं, ठीक है। इनका मूल्य 25,000 के गुणकों में होता है, 25,000 के गुणे में होता है ट्रेजरी बिल का मूल्य, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या होता है, सरकार के अतिरिक्त खर्चों के लिए फंड जुटाना इसका काम होता है, ठीक है। और यह करता कौन है, इस फंड को जुटाने का काम आरबीआई द्वारा किया जाता है ट्रेजरी बिलों को बेच करके। आगे बताइए कि हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है। ऑप्शन ए है जन्म दर, बी राष्ट्रीय आय, सी जनसंख्या, डी साक्षरता। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक। राष्ट्रीय आय से संबंधित है हिंदू ग्रोथ रेट या हिंदू वृद्धि दर, ठीक है। चलिए
यह कितनी बनी हुई 3.5% के आसपास बनी हुई है। हिंदू वृद्धि या हिंदू ग्रोथ रेट जिसे बोलते हैं, ठीक है। किसके द्वारा सबसे पहले दिया गया था? तो जो अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन थे, अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन का एक मीटिंग हुआ था 1981 में। इसमें सबसे पहले हिंदू वृद्धि दर या हिंदू ग्रोथ रेट का प्रयोग किया गया था प्रोफेसर राज कृष्ण के द्वारा। किसके द्वारा? राज कृष्ण के द्वारा। हाल फिलहाल में यह इकोनॉमिक सर्वे के कारण चर्चा में बना हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट बताइए कि 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी। ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन की, बी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की, सी स्वदेशी आंदोलन की, डी असहकार आंदोलन की या असहयोग आंदोलन। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक। खिलाफत आंदोलन का ही एक शाखा था 1921 का मोपला आंदोलन। हुआ कहाँ था? हुआ था केरल के मालाबार प्रांत में, ठीक है। केरल के मालाबार प्रांत में। मोपला क्या थे? तो मोपला जगह का नाम नहीं है, मोपला काश्तकारों को बोला जाता था वहाँ पे, ठीक। काश्तकारों को वहाँ के मोपला बोला जाता था और इन्हीं के द्वारा जो आंदोलन हुआ था तो इसी को मोपला आंदोलन बोल दिया गया। आगे बताइए। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? ए लखनऊ, बी झांसी, सी मेरठ या डी कानपुर। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। 1857 की क्रांति सबसे पहले मेरठ में 10 मई, ठीक, 10 मई 1857, तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी मेरे ख्याल से। 10 मई 1857 को सबसे पहले मेरठ में हुई थी, 3rd कैवेलरी रेजिमेंट में, ठीक है। इसे याद रखिएगा, 3rd कैवेलरी रेजिमेंट में ही हुआ था। इसे आप लोग याद कर रखिएगा, ठीक है। आगे बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? ए वह बिना साम्राज्य का राष्ट्र सम्राट था, बी इब्राहिम जौक और असद उल्ला खां गालिब उसकी कविता के शिक्षक थे, सी हसन अस्कर उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे, या डी वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। बताइए कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए, कथन सही नहीं है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसे 1 लाख रुपए का प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पेंशन दिया जाता था, ठीक है। वहीं 15 लाख रुपए अन्य परिसंपत्तियों पर के लिए भी दिया जाता था किराए के रूप में, ठीक है। किराए के रूप में इसे 15 लाख रुपए प्रति महीने मिलता था और साथ ही साथ 1 लाख रुपए की पेंशन भी मिलती थी। किसे? बहादुर शाह जफर को, ठीक है। और इसका कोई अपना साम्राज्य नहीं था, साम्राज्य था उसमें ब्रिटिश सरकार का। नेक्स्ट बताइए, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? ऑप्शन है ए अकबर ने, बी हुमायूं ने, सी जहांगीर ने या डी शाहजहां ने। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। मुगल शैली की नींव हुमायूं के ही शासनकाल में पड़ी थी, ठीक है। उसने हुमायूं के शासनकाल के 2 प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन से तेरा बताइए तो? यह थे मीर सैयद अली और दूसरा कौन था? दूसरा था अरे यार बोल नहीं पा रहा हूँ, अब्दुस्मद, ठीक। दोनों पारसी थे, ठीक। दोनों के दोनों पारसी थे। अब्दुस्मद और मीर सैयद अली हुमायूं के समय के चित्रकार थे, मुगल काल के। नेक्स्ट बताइए, सूचियों को सुमेलित करना, इनको आपको स्वयं पढ़ना, जल्दी से पढ़िए और आंसर दीजिए। चलिए, अब तक आपने टिक कर लिया होगा। देखिए, खाद्य उत्पादन में वृद्धि, हरित क्रांति, ठीक। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, दूध किस कलर का होता है? सफ़ेद ना, श्वेत क्रांति। मत्स्य पालन में वृद्धि, मत्स्य कहाँ होती? पानी में। पानी किस कलर का होता है? नीले कलर की क्रांति। उर्वरक वृद्धि, भूरी क्रांति। हो गया। अब बताइए कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक। 1 3 2 4, ठीक। फिर से बता दूं, खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि श्वेत क्रांति, मत्स्य पालन में नीली क्रांति और उर्वरक में भूरी क्रांति। गला सूख गया है। अगला बताइए कि भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए, एक चीज़ आपको बता दूं, आप पेपर देने जा रहे हैं तो एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, जब वहाँ किससे, किन से, हैं ऐसे कार्यपालक ऐसे ऑब्लिक करके जो प्रश्न है ना, आपको करना क्या है? एक साइड का पढ़ना, ठीक है। जैसे आप इधर का पढ़ रहे हो तो यहाँ पे भी आप इधर का पढ़िए, इधर का अगर पढ़ रहे हो तो यहाँ पर भी इधर का पढ़िए। ऐसे आपको प्रश्नों को सॉल्व करने में आसानी होती है, ठीक है। अब बताइए, मृदा अपक्षय की समस्या का निम्नलिखित किससे संबंधित है? मृदा अपक्षय, यह बताइए। ऑप्शन ए है वेदिका कृषि, बी वनोन्मूलन, सी उष्णकटिबंधीय जलवायु।
कोड दिया हुआ नीचे, ऑप्शन 1 और 2, बी केवल 2, सी 1 3 या फिर डी 1 2 3। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, उष्णकटिबंधीय जलवायु से तो बिल्कुल नहीं संबंधित है। वेदिका कृषि होती क्या है? वेदिका कृषि जैसे ये पहाड़ है, इस पर जो है सीढ़ी नुमा जो खेती होती है, ऐसे 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 आप देखे होंगे, अगर पहाड़ी इलाकों पर गए होंगे। सीढ़ी नहीं बन पा रही यार मुझसे, स्टेप जो होते हैं ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पर जो खेतियाँ होती हैं, तो इससे तो भैया मिट्टी का कटान रुकेगा ना। जो यहाँ मिट्टी जो बह के जा रही थी, यहाँ खेती लग गई तो यहाँ पे कैसे होगा? मिट्टी का कटाव रुक जाएगा वहाँ पर। तो इनसे क्यों है, मिट्टी का कटान नहीं होता है। वन उन्मूलन, वन अगर आप हटा देंगे तो सिंपल सी बात है, वहाँ से मिट्टी का कटाव शुरू हो जाता है या मृदा का अपक्षय। नेक्स्ट बताइए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? ऑप्शन है ए आपके पास कार्निया, बी आइरिस, सी प्यूपिल या डी रेटिना। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक, किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है यह मनुष्य की रेटिना पर बनता है। ठीक है, आइए आगे बताइए कि निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम की दिशा में सही क्रम है? ठीक है, ऑप्शन ए है धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, बी नामचा बरवा, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, सी मकालू, धौलागिरी, कुमाऊं, नमचा बरवा, डी नमचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। यह सब प्रश्नों पर लगभग चर्चा हो चुकी है ज्योग्राफी वाली सीरीज में हमारे। आप लोग ईमानदारी से घटना चक्र की सारी सीरीज फॉलो करिए, सब कुछ बहुत अच्छे से तैयार होगा। चलिए, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, तभी आपको अगला वीडियो मिलेगा, क्योंकि मैंने आपके लिए कमिटमेंट नहीं की थी। तो आपको भी थोड़ा सा ईमानदार होना पड़ेगा। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में जाना है तो सबसे पहले पड़ेगा नामचा बरवा। पश्चिम से पूर्व इधर जाना, ये इधर जाना, इधर उल्टा लगा रहा हूँ। पश्चिम ये है, पूर्व ये है। अगर आपको नक्शे में पश्चिम पूर्व भूलता हो तो सिंपल आप असम को लगा सकते हैं, वो उसे हम पूर्वोत्तर के क्षेत्र बोलते हैं। और बाकी इधर असम, इधर जो आते रहेंगे आप, उधर जो है वेस्ट पड़ता रहेगा, जैसे जैसे आप इधर बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पश्चिम में नामचा बरवा है, उसके बाद कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट और फिर नंदा देवी पड़ेंगी। पूर्व से पश्चिम लगाना है, वही मैं कह रहा हूँ कि पर्वतों का क्रम जो है उल्टा चल रहा है मेरा। पूर्व से पश्चिम की दिशा में लगाना है भाई। तो नामचा बरवा यहाँ पर है, कंचनजंगा यहाँ पर है, माउंट एवरेस्ट यहाँ पर है, नंदा देवी यहाँ पर उत्तराखंड के आसपास आपको मिलेगा। ये वही तो कब से परेशान हूँ, यहाँ पर ही मैं ही गलत पढ़ लिया था। पूर्व से पश्चिम लगाना है, पश्चिम से पूर्व नहीं लगाना है। पश्चिम से पूर्व लगाना होता तो नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा, फिर नामचा बरवा पड़ता। जबकि यहाँ पे पूर्व से पश्चिम लगाना है तो नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी का क्रम सही है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, भारत का कितने से कितने अक्षांश तक विस्तृत है ये बताना है। ऑप्शन है ये 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तर से लेकर के दक्षिण में, 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकंड दक्षिणी अक्षांशों के बीच, या फिर बी 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तर तथा 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकंड दक्षिणी अक्षांशों के बीच में, या फिर 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तर तथा 8 डिग्री 28 सेकंड उत्तरी अक्षांशों के बीच, या उपयुक्त में से कोई नहीं। थोड़ा ना मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा रोक करके वीडियो को देख लेना है। चलिए, सही आंसर है कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भारत देखिए यह 37 डिग्री 6 सेकंड से लेकर के कहाँ, 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तरी अक्षांशों से लेकर के, ठीक है, उत्तर पूर्वी अक्षांशों में 8 डिग्री 4 सेकंड के 8 डिग्री 4 मिनट के बीच में। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट तक उत्तरी अक्षांशों पर है। वहीं अगर पूर्व में बात करें तो पूर्व में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के मध्य भारत की अवस्थिति है। ऐसे आप मैप में लगा सकते हैं। ठीक है, मैप जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आपको ज्योग्राफी हमेशा कठिन लगती रहेगी, और लगनी भी चाहिए, समझे। और जैसे कि संविधान के लिए बैरट के बिना आप अगर पढ़ रहे हैं तो कठिन लगेगा ही।
नेक्स्ट बताइए, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है। देखिए इन्हीं सब प्रश्नों के बारे में कह रहा हूँ। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। अब बताइए, अब थोड़ा दिक्कत हुआ ना, ऐसे पढ़िए, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है। ऑप्शन है भारत तथा इंडिया, बी केवल भारत, सी हिंदुस्तान तथा इंडिया, डी भारत हिंदुस्तान तथा इंडिया। अब ये पेज तो खत्म कर ही देते हैं, थोड़ा सा है 2-4 क्वेश्चन। चलिए, आपको लग रहा है ना एक ही लेक्चर है, कई लेक्चर लगातार बन रहे हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, भारत तथा इंडिया का नाम से भारत का, हमारे राष्ट्र का संविधान में उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। ए देश के लिए लिखित संविधान, बी विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, सी एक संघ की योजना पर विचार, या डी विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों को समावेशी या समवाचित या नॉमिनेट किया जाना। चलिए बताइए सही आंसर। देखिए, भारतीय संविधान या भारत शासन अधिनियम 1935 में कहीं पर भी लिखित संविधान की बात नहीं की गई थी। ठीक है, बाकी अन्य सभी कथन सही हैं। अगला बताइए, आपको बताना है परंपरा और राज्य दिया हुआ है बताना है कौन सा सही सुमेलित है, तो इसे आप ही वीडियो पॉज करके सुमेलित करवाते हैं। चलिए, ऑप्शन भी देख लीजिए नीचे, ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 2 3, या डी 1 2 3। चलिए, ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 सही सुमेलित है, लेकिन यह गलत सुमेलित है। ठीक है, देखिए गतका एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है, यह केरल की नहीं है, पंजाब की है, पहली चीज़ तो। ठीक है, एक सेकंड में थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ इसको। सही तो है, सही तो है, सही तो बता रहा था मैं, है कि नहीं। केवल 2 और 3 सही सुमेलित है। मधुबनी जो है यह बिहार का है, सिंघे खब्बास सिंधु दर्शन उत्सव यह लद्दाख का है। ठीक है, गतका पंजाब का है, वही कह रहे हैं पंजाब का गतका है, कहाँ से यह केरल में चला गया। ठीक है, गतका पंजाब में होता है, यह मार्शल आर्ट की कला है जिसमें तलवार, लाठी डंडा आदि का प्रयोग किया जाता है। इसके जन्मदाता कौन थे, तो सिखों के जो 6वें गुरु थे गुरु गोविंद जी, वही इसके जन्मदाता हैं। ठीक है, गतका शब्द के। चलिए नेक्स्ट, और आज के लेक्चर का अंतिम प्रश्न कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था। ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, बी NG रंगा, सी राजकुमार शुक्ल, या डी राजेंद्र प्रसाद। चलिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध NG रंगा जी के द्वारा किया गया था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि चंपारण सत्याग्रह के आंदोलन के दौरान ही दिया था। ठीक है, महात्मा की उपाधि। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी आप लोग बताइएगा कि आगे लेक्चर्स करने हैं कि नहीं करने हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।